तो साथियों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो साथियों यह हमारा दूसरा लेक्चर है ना, भूगोल पर। इसके पूर्व भी हम लोगों ने ज्योग्राफी के ऊपर एक सिलेक्शन सीरीज का एक लेक्चर लेके आ चुके हैं। अगर जिन भी साथियों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने रिवर सिस्टम वगैरह है ना, अन्य टॉपिक से संबंध जो कि यूनिट 17 का पार्ट है, सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया था उस लेक्चर में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे चैनल पर उस लेक्चर को देख सकते हो। तो साथियों हमारे आज का सेकंड लेक्चर है ज्योग्राफी के ऊपर, जिसमें हम आगे के जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। हर टाइप्स के क्वेश्चन को इसमें संकलित किया गया है। जितना हो सके उतना हम यहाँ पे जितने भी डीप क्वेश्चन हो सकते थे, हर टाइप्स के क्वेश्चन को हमने इसमें सम्मिलित किया है। साथ ही जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड रहा, चाहे एमपीएसबी हो या एसएससी हो, तो उन क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इसमें सम्मिलित किया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन अवश्य आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स जिस पे हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आज हम मानचित्र, भौतिक मानचित्र है ना, राजनीतिक मानचित्र, थेमेटिक मानचित्र, मानचित्र के घटक क्या होते हैं, दिशा, प्रतीक, रेखाचित्र के बारे में संबंधित हम अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पृथ्वी की परिमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और पर्यावरण के घटक के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, मानवीय पर्यावरण क्या होता है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी समझेंगे, पृथ्वी के आंतरिक बल और बाहर जनित बल, आकस्मिक पटल, विरूपण बल के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ मुख्य स्थलाकृति जिसमें नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमानी, भूमिगत जल, अपरदन, निक्षेपण स्थल आदि के बारे में हम लोग देखेंगे, जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों काफ़ी कम दिनों का समय बचा हुआ, अब जितना भी समय बचा है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए आप सभी। जहाँ तक संभव हो सके हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए दिया जा चुका है, इन्हीं का आप पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिए। और साथ ही साथ अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस मिलती है उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पर करिए या कहीं पर भी। हर जगह से आप कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं न कहीं रिलेटेड होते हैं, आए हुए होते हैं, या फिर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ही सारी चीज़ों का व्याख्या की जा रही है यहाँ पे। और साथ ही जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं एमपीएसबी से रिलेटेड है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे संकलित किया है इसमें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन को। और हमारे आज जो भी हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं सदस्य, उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो चलिए साथियों हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से क्या दर्शाते हैं? बताइए आप सभी पॉज करके इन सब का आंसर देने की कोशिश करिएगा। मेरे आंसर देने के पहले ही आप सभी आंसर करने की कोशिश करिएगा, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी तरीके से हो सके। और कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, जितने भी इस लेक्चर में दिए जा रहे हैं, सेशन में दिए जा रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कहीं ना कहीं आपके शिफ्ट में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए साथियों अब बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अधिकतर क्वेश्चन आपके एमपीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टाइप्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नदी, पर्वत, पठार, है ना। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हमें नदियाँ देखने को मिलती, पर्वत में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ पठार, है ना, समुद्री तट भी हमें देखने को मिलते हैं। जो भी फिजिकली जो भी भौतिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि बात करें जैसे गंगा हो गई, यमुना, ढाल, झीलें, है ना, हिमालय, विंध्याचल, अरावली,
आदि चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है भौतिक मानचित्र में, जो कि प्राकृतिक ढांचा और भौतिक फीचर्स को यह प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? बताइए साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, प्रशासनिक सीमाएं दर्शाई जाती है, जिसमें राज्य की बात कर लो, है ना, राज्य हो गए, है ना, जिलों की बात कर लो, है ना, देशों की सीमाओं की बात हो, देशों की सीमाएं, साथ ही साथ यह सारी चीजें राजनीतिक मानचित्र के अंदर दर्शाई जाती है। सामान्यतः हम सारी चीजों का अवलोकन करते हैं राजनीतिक मानचित्र से। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, थीमेटिक मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर। थीमेटिक मानचित्र, इसका राइट आंसर होगा किसी विशेष विषय को दर्शाना। थीमेटिक मानचित्र वही होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक विषय को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गया, तो जनसंख्या को ही प्रदर्शित करने वाला एक मैप हो जाएगा, मानचित्र हो जाएगा। या फिर कृषि की बात कर लो तो कृषि को दर्शाने वाला मैप हो जाएगा, या खनिज की बात कर लो, या फिर उद्योगों की बात कर लो, तो यह पर्टिकुलर किसी एक विषय को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। तो ध्यान रखिएगा साथियों। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, मानचित्र का सबसे छोटा रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा चित्र, स्केच, जो कि बिना मापक वाला होता है ना, अनुमानित नक्शा होता है रेखा चित्र जो होता है। तो इसे क्या कहते हैं? सबसे छोटा रूप कहा जाता है मानचित्र का, रेखा चित्र को। और बाकी ये तीनों के बारे में हम अभी पढ़ ही चुके, भौतिक मानचित्र हो या राजनीतिक मानचित्र के बारे में हो या थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक क्या पर्टिकुलर सिंगल विषय को दर्शाता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मापक किसे कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मानचित्र पर दूरी व वास्तविक दूरी का अनुपात दर्शाता है। यह हमें बताता है कि भाई कौन सी वस्तु कहाँ पे किस दिशा में स्थित है, जैसे उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में या पश्चिम में। यह इसकी स्थिति का दर्शाने का सांकेतिक रूप होता है ना, दर्शाता है किस दिशा में है, कहाँ पे है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर किस प्रकार का मापक है? बताइए साथियों, 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके? 1 किलोमीटर के। ये किसकी माप हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, वाचिक मापक, जो कि सीधे शब्दों में दूरी को व्यक्त करता है। क्या कहता है? सीधे शब्दों में दूरी को व्यक्त करने वाला माप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आप लग रहा होगा कि काफी इजी है, लेकिन अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ का प्रेशर अधिक होता है ना, तो इस वजह से अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिस यही कर लीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके यही इसी माध्यम से कर लीजिएगा आप। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ रॉन्ग करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आगे जाके आप उस चीज को जरूर देखोगे और सही करोगे, इसलिए अभी रॉन्ग कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रॉन्ग होंगे, कुछ सही होंगे, है ना, फिर उसको सुधार करके रिवीजन करके आप उसको सही जरूर करोगे परीक्षा के वाले दिन। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपास। कंपास वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, चुंबकीय सुई द्वारा दिशा का ज्ञात होता है। क्या होता है? चुंबकीय सुई द्वारा दिशा ज्ञात होती है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। वही अगर स्केल की बात करें तो अभी हमने देखा दूरी दिखाता है, दिशा दिशा नहीं दिखाता है। रेखा चित्र की बात करें तो यह केवल सांकेतिक रूप है रेखा चित्र। थीमेटिक मानचित्र पर्टिकुलर किसी विषय को दिखाता है ना।
चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मानचित्र में उत्तर दिशा सामान्यतः कहाँ दिखाई जाती है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ऊपर की ओर टॉप पोजीशन पर दिखाया जाता है। अधिकांश नक्शों में ऊपर की ओर ही दर्शाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नक्शे की भाषा किसे कहा जाता है? एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी, प्रतीक सिंबल्स, उसको नक्शे की भाषा कहा जाता है, जो कि नक्शे को समझने के लिए देखा जाता है ना, प्रतीक चिन्ह को। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रतीक का उपयोग क्यों किया जाता है? अगर बात करें किसी देश को रंगने के लिए दिया जाता है क्या? नहीं। मानचित्र की सीमा देखने के लिए देखा जाता है क्या? नहीं। मानचित्र को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्या? ये भी गलत हो जाएगा। बड़े स्थान को छोटे में दिखाने के लिए, तो यह सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव चीज है ना। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े स्थान को छोटे में दिखाने के लिए। क्वेश्चन 11 देखेंगे। नदियों को मानचित्र में सामान्यतः किस रंग से दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर साथ ही हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला, जो कि जल निकायों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, नीले ब्लू रंग को, है ना। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन 12 देखेंगे। पर्वतों को मानचित्र में किस रंग से दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पीला व भूरे रंग में दर्शाया जाता है। जैसे कि पहाड़ हो गए ना, पहाड़ क्षेत्र हो गए, जिन व ऊंचे ऊंचे जो टीले होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उसे रंगा जाता है पीले और भूरे रंग से। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सड़क, रेलवे, नहर आदि दिखाने के लिए कौन सी रेखाएं प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखाएं, रेखी प्रतीक, जो रेखा के रूप में दिखाई जाती है, जिसके माध्यम से हम सड़क, रेलवे, नहर आदि देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 14। मानचित्र का मूल घटक कौन सा नहीं है? बताइए आप सभी इसमें से क्या आंसर होगा इसका? नहीं है बोला है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपग्रह। उपग्रह जो कि मानचित्र का घटक नहीं है, यह तो डेटा स्रोत है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 देखेंगे। स्केच मैप की विशेषता क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सटीक दूरी होती है क्या स्केच मैप में? नहीं होती। यह रंगीन होता है क्या? नहीं। यह उपग्रह से लिया जाता है क्या? नहीं, यह भी राइट नहीं होगा। इसमें मापक नहीं होता। इसमें मापक नहीं होता, क्या होता है इसमें? स्केच मैप में अनुमानित चित्र होते हैं। कौन से चित्र होते हैं? अनुमानित, अनुमान करके बनाए जाते हैं स्केच मैप में। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 देखेंगे। भारत का नक्शा जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं दर्शाई गई हो, वह किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, राजनीतिक मानचित्र। देखने को मिलता है यह सारी घटनाएं उसमें, जो सीमाएं दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। वही हम बात करें तो भौतिक मानचित्र के, जिसमें स्थल रूप देखने को मिले थे हमको, है ना। थीमेटिक मानचित्र, जिसमें पर्टिकुलर किसी एक विषय पर आधारित होता है। रेखा चित्र, जो कि सरल सरल चित्र देखने को मिलते हैं इसमें रेखा चित्र में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कृषि, खनिज, जलवायु व जनसंख्या वितरण दिखाने वाले नक्शे किस प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, थीमेटिक, जो कि हम लोगों ने देखा था। पर्टिकुलर किसी एक विषय को, जैसे कृषि हो गया, खनिज, जलवायु, जनसंख्या के विषय को दिखाया जाता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मापक को कैसे लिखा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मापक को कैसे लिखा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 1:50,000। इस टाइप से इसे लिखा जाता है, जो कि अनुपात आरएफ मापक होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दर्शाया जाता है इस तरह से। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मानचित्र का कौन सा रूप सबसे बड़ा क्षेत्र सबसे कम विवरण दिखाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु मानचित्र, लघु मापक मानचित्र, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र सबसे कम विवरण में दर्शाने का कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 देखेंगे। गांव से विद्यालय तक जाने का रास्ता दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए रेखा चित्र स्केच का, जो कि सरल स्केच सबसे उपयुक्त माध्यम हो जाता है इसमें, जिसमें गांव से विद्यालय तक जाने का रास्ता दर्शाया जा सकता है। इस तरह साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आप सभी के लिए। काफ़ी सरल क्वेश्चंस है बट अधिकतर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 21 देखेंगे, जो कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के उस मंडल को क्या कहते हैं जिसमें सभी जीव जंतु और वनस्पतियां पाए जाते हैं? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैवमंडल। जैवमंडल बायोस्फीयर, जहाँ पर पृथ्वी की जीवन परत, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, है ना। साथ ही वही अगर हम बात करें स्थलमंडल की, तो इसमें पृथ्वी की ठोस परत जैसे कि पर्वत हो गए, है ना, पर्वत, पठार और मैदान, जिसमें मृदा और खनिज आदि भी देखने को मिलते हैं, यह सभी स्थलमंडल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। वही अगर जलीय मंडल की बात करें तो यह जल निकाय जैसे समुद्र हो गए ना, समुद्र, नदी, झील आदि के अंतर्गत देखा जाता है। वायुमंडल की बात करें तो इसमें विभिन्न गैसें हमें देखने को मिलती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना। इस तरह से हमें वायुमंडल में यह गैसें देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे साथियों। पृथ्वी की कठोर सतह को क्या कहते हैं? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जो कि पृथ्वी की कठोर सतह कहा जाता है इसे, जिसमें भूमि हो गया ना, अभी हम लोगों ने देखा था भूमि, चट्टान, है ना, मृदा और खनिज हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह साथियों हम स्थल मंडल में पृथ्वी की ठोस परत, जिसमें भूमि और भौगोलिक संरचना देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? एमपी पुलिस कांस्टेबल का यह क्वेश्चन। बताइए आप सभी राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी समुद्र, जो कि पृथ्वी का 97% जल खारा रूप अपने महासागरों में पाया जाता है। साथियों पृथ्वी पर लगभग 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है ना। 97% क्या हो जाता है, यह खारापन हो जाता है, जो कि महासागरों में पाया जाता है। क्योंकि समुद्र का पानी हमें नमकीन टाइप का देखने को मिलता है। पृथ्वी पर अगर महासागरों की बात करें तो हमें 4 महासागर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है ना, अटलांटिक महासागर हो गया, है ना। इसके बाद आता है भारतीय महासागर, जो कि हिंद महासागर हो गया। ध्रुवीय महासागर हमें देखने को मिलता है, जिसमें आर्कटिक हो गए ना, आर्कटिक हो गए और अटलांटिक हो गए, जो ध्रुवीय महासागर के रूप में देखने को मिलते हैं। भारतीय महासागर में वही हमारे इंडियन ओशन में हिंद महासागर हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24 देखेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में
कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल का लगभग 78% प्रोटीन व उर्वरकों हेतु महत्वपूर्ण होता है, जो कि नाइट्रोजन है ना, 78% पाई जाती है जो कि वायुमंडल में हमारे। नाइट्रोजन जो कि पौधों और जीवों के लिए अत्यधिक आवश्यक है, पौधों और जीवों के लिए। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो यह इसका कितना परसेंट, 21% हमें देखने को मिलता है, जो कि जीव सांस लेते हैं इसके माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं हमारे वायुमंडल 0.03% हमें देखने को मिलती है, जो कि पौधों के लिए आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के उपयोग के लिए। वही अगर बात करें हम हीलियम की, यह हल्की गैस होती है ना, जो कि गुब्बारे और वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रयुक्त होते हुए देखा जा सकता है इसको। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन की मूल इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोशिका, जो कि पृथ्वी पर जीवन की मूल इकाई है, जिसे संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, है ना। ऊतक क्या होते हैं? टिश्यू, समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह होता है। वही ऑर्गन, अगर अंग की बात करते हैं, अलग अलग ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 देखेंगे, पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 3 प्रकार के, जो कि प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, यह 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं इसमें। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 27 देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत, जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित है, स्थल मंडल का भाग है यह, है ना, प्रकृति द्वारा निर्मित है। बाकी की हम बात करें तो जैसे सड़कें हो गई, तो सड़कें कौन है? ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है अभी तो, है ना। कारखाना, ये भी प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है। घर भी प्रकृति द्वारा ह्यूमन निर्मित करता है ना, घर को या कारखाने को या सड़कों को। चलते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 28 देखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांध, जो कि मानव निर्मित है। और बाकी की अगर बात करें तो हम देखते हैं नदियाँ, जो कि प्राकृतिक जल स्रोत है। पर्वत, जो कि प्राकृतिक स्थलाकृति देखने को मिलती है। वही वन की बात करते हैं, प्राकृतिक जैव विविधता देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 29 देखेंगे, जलवायु किस मंडल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल से देखने को मिलता है हमें जलवायु, जिसमें तापमान, मौसम आदि अन्य चीजें हमें देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। स्थल मंडल की बात करें तो यह भूमि सतह से संबंधित है। जैव मंडल की बात करें तो यह जीव जंतु का स्रोत है। जल मंडल की बात है, जल निकाय स्रोतों का साधन है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 30 देखेंगे, पृथ्वी पर जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में है? हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पृथ्वी पर जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 97% जल महासागरों में है, जो कि जल का खारा रूप हमें देखने को मिलता है। तो महासागरों की बात की थी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 97%, है ना। और संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो ये 71% देखने को मिलता है पृथ्वी की सतह पर, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखें 31, पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु, एनिमल्स, जो कि जीवित तत्व जैविक घटक हमें देखने को मिलता है। वायु, जो कि जैविक नहीं है, मृदा भी जैविक नहीं है, जल भी जैविक नहीं है।
इस तरह आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? जिसमें देखने को मिलेगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, जो कि अजैविक घटक, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। बाकी सारे ही जो है वो जैविक घटक देखने को मिलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 33 देखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसके पूर्व वाले लेक्चर में हमने इसके परतों के बारे में काफ़ी अच्छे से देखा था। अगर जिस किसी हमारे सदस्य ने अगर नहीं देखी होंगी तो साथियों निवेदन है कि आप इसके पहले आप वो लेक्चर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किया था और भी अन्य टॉपिक्स को अच्छे तरीके से हम लोगों ने वहाँ कवर किया है। सो आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, जो कि यहाँ मौसमी घटना यही देखने को मिलती है ना। अगर बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की तो इसमें ओजोन परत देखने को मिलती है, ओजोन परत। और हवाई जहाज भी यही उड़ते हैं। इसे समताप मंडल भी कहते हैं ना, समताप मंडल, समताप मंडल वाला क्षेत्र है। आइनोस्फीयर की बात करें तो इसमें रेडियो तरंग परावर्तन देखने को मिलता है, रेडियो तरंग। थर्मोस्फीयर की अगर बात करें तो ये कहा उपग्रह की परिक्रमा देखने को मिलती है। थर्मोस्फीयर आयन मंडल है ना, आयनोस्फीयर। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 34 देखेंगे। स्थलमंडल मुख्यतः किनसे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चट्टान और मृदा से मिलकर बना, जो कि पृथ्वी की ठोस सतह कही जाती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 35 देखेंगे। जलमंडल में क्या सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए नदियाँ, झीलें, समुद्र हमें जल मंडल के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्वेश्चन 36 देखेंगे। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त तापमान देखने को मिलता है, जल की उपलब्धता भी है ना, वायुमंडल भी देखने को मिलता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 37 देखेंगे। मानव किस प्रकार का पर्यावरण बनाता है? मानव बनाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव निर्मित बनाता है, जिसमें सड़क, बांध, घर है ना, टीले, सब सारी सुविधा हमें देखने को मिलता है। तो यह मानव पर्यावरण जो मानव निर्मित बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38। वनस्पति और प्राणी किस मंडल के भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी बायोस्फीयर, जो कि जैव मंडल, जीवन परत जो जिस पे देखने को मिलती है। इसमें वनस्पति और प्राणी इस मंडल में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 39। वनों की कटाई किस प्रकार के पर्यावरण परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव जनित, मानव द्वारा किया जाता है ना। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 40। निम्न में से किसे पृथ्वी का जीवन परत कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी बायोस्फीयर, जो कि जैव मंडल, जिसे पृथ्वी का जीवन परत की भी संज्ञा दी जाती है, जहाँ जीवन के लिए अनिवार्य परत है। तो साथियों यार टेक्निकल थोड़ा इश्यू है, इस वजह से हमें अभी इसी क्लास में यही एंड करना होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। जो आज ही हम इसको अगले लेक्चर को भी इसी पे पोस्ट कर दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा उससे। तो तब तक के लिए आप करते रहिए प्रैक्टिस है ना, और रखिए आप सभी अपना ध्यान। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।